गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे पेजाइजा के बारे में। पेजाइजा को सामान्य भाषा में कफ फंजाई भी कहा जाता है, प्यालेनुमा फंजाई। तो ये जो है पेजाइजा है, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए कि इसको किस क्लास में रखा गया है, तो यहाँ देखते हैं कि जो किंगडम है वो माइकोटा, क्योंकि ये फंजाई है तो माइकोटा फंजाई के अंतर्गत सभी सारे फंजाई जितने भी माइकोटा में रखे गए हैं। डिवीजन की बात की जाए तो यू माइकोटा जिसके अंदर ट्रू फंजाई आते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है पूरी फंजाई का, वो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर किया जाएगा। तो ये है क्लास इसकी एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं एस्कस और एस्कोस्पोर, इसीलिए इसको एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज को 3 सब क्लास में डिवाइड भी किया गया है। 3 सब क्लास में डिवाइड करने का क्या कारण है एस्कोमाइसिटीज को, क्योंकि यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार की बनती है। 3 प्रकार की बनती है, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम और एपोथीसियम। तो यहाँ जो सब क्लास है डिस्कोमाइसिटीज, इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फलन काय बनता है, एस्कोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी इसको एस्कोकार्प बोलते हैं। तो एस्कोकार्प यहाँ पर किस प्रकार का है, एपोथीसियम टाइप का है, एपोथीसियम प्रकार का है। तो ये किसकी खासियत हो गई कि डिस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो एपोथीसियम होगी, कफ नुमा होगी, प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, ओपन है बिल्कुल, और कफ या प्याले नुमा ये पाई जाती है। इसी कारण से इसको डिस्कोमाइसिटीज क्लास में रखा गया है। नेक्स्ट है इसका ऑर्डर, ऑर्डर के पीछे एल्स लगता है, ऑर्डर पेजाइजेल्स, जिसमें ज्यादातर जो सदस्य है वो मृतोपजीवी है, अर्थात ये जो है वो सड़े गड़े पदार्थों पर उगना, जो नष्ट लट्ठे है, गोबर है, कॉप्रोफिलस गोबर को कहते हैं, कॉप्रोफिलस यदि गोबर को उगती है तो कॉप्रोफिलस प्रकार के। तो ये जो है सड़े गड़े पदार्थों पर, लट्ठों पर, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं पुराने उन पर, और खाद युक्त मृदा, इसमें खाद बहुत ज्यादा होती है, बरसातों के मौसम में आप देखेंगे इस प्रकार की फंजाई बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो ये है पेजाइजेल्स, पेजाइजेसी। यहाँ जो एस्कस और एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कस जो है वो ढक्कन नुमा होता है, ऊपर एस्कस का जो खुलने का है छिद्र है वो ढक्कन नुमा होता है। तो ये है पेजाइजेसी और जीनस पेजाइजा। तो ये था इसका सिस्टमेटिक पोजिशन। कवक तंतु की बात की जाए तो इसका जो हाइपी है, जो स्ट्रक्चर है सेल माइसीलियम की, वो कैसा है, सिंपल शाखित होगा और एक केंद्र की या द्विकेंद्र की होते पटयुक्त है। खासियत है स्कोमाइसिटीज की कि कवक सूत्र जो होगा पटयुक्त होगा और एक केंद्र की होता है। अब आगे देखा जाए कफ फंजाई में, तो कफ फंजाई की विशेषता क्या है कि ये सड़े गड़े पदार्थों को उगता है, लट्ठों को उगता है। तो ये कैसा सेप्रोफाइट है, मृतोपजीवी है, सड़े गड़े पदार्थों पर उनको उगता है। यहाँ बात की जाए इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा होता है, कुछ में नहीं भी होता है। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सोमेटोगोमी के द्वारा है, सोमेटोगेमी क्रिया के द्वारा होता है। तो आपको जो ये लकड़ी के लट्ठों पर ये जो कफ नुमा संरचना दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ये इसका माइसीलियम नहीं है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी तो जो ऊपर दिखाई देती है, जबकि माइसीलियम क्या होता है, इसके नीचे बिछा हुआ रहता है पूरा पूरा। तो इस प्रकार से कफ नुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये फ्रूटिंग बॉडी है, और इसी के कारण से इसको कफ फंजाई कहा जाता है। तो ये क्या है, एपोथीसिया प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है। फलन काय या इसको कार जिसको अपन कहते हैं वो एपोथीसियम प्रकार की है, कफ फंजाई इसको कहा जा रहा है। अब ये जो कफ फंजाई है इसमें किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सोमेटोगेमी क्रिया मैंने आपको बताया था पहले। तो देखो सोमेटोगेमी में वही प्रोसेस है कि दो कवक तंतु जब आस पास आ जाएंगे, या तो ऑटोगेमी हो सकती है, एक ही कोशिका के दो कवक तंतु आपस में मिल जाएंगे तो ऑटोगेमी। सोमेटोगेमी में दो अलग अलग प्रकार के कवक तंतु हैं। ये जो कवक तंतु है अलग अलग कवक तंतु है, दोनों के उभयनिष्ठ वृत्ति है वो गल जाएगी, और यहाँ पर दोनों जो केंद्रक है वो एक ही कोशिका के अंदर आ जाए। यहाँ पर बन गया, दोनों केंद्रक जैसे ही एक कोशिका के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एस्कोजीनस हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो क्रिया है, जब एक ही कोशिका में दो केंद्रक आ जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 चरणों में संपन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 चरण है। पहला है प्लाज्मोगेमी,
प्लाज्मोगेमी का मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ केंद्र कोशिका द्रव्य ही आपस में मिलेंगे, केंद्रक आपस में संयोजित नहीं होंगे। और जैसे एक कोशिका में दोनों केंद्रक आ जाते हैं तो यहाँ से एक कफनुमा संरचना का, जैसे थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है। इसको कहा जाता है एस्कोजीनस हाइपी। एस्कोजीनस हाइपी कहा जाता है, हाइपी या एस्कस कहा जाता है। ऐसा ही बहुवचन है, एस्कस एक वचन है। तो दोनों ही केंद्रक एक ही कोशिका थैलीनुमा में आ गई, सैकनुमा संरचना बन गई। एस्कस एस्कोमाइसिटिस किसी कारण से क्या नाम दिया गया है? विसेक फंजाई, कोश फंजाई जिसको कहा गया इसी कारण से, क्योंकि इसमें थैलीनुमा ये क्या बन जाएगा? सैक बन जाएगा, एस्कस बन जाता है। यहाँ पर क्या नेक्स्ट चरण है कि यहाँ पर कैरियोगेमी की क्रिया होगी। कैरियोगेमी का मतलब है केंद्रकों का आपस में संलयन हो जाएगा, दोनों ही केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। तो ये दोनों केंद्रक आपस में मिल गए, डाइकेरियन केंद्रक बन गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, डिप्लॉइड द्विगुणित केंद्र बन गया। यहाँ दो केंद्रक है तो इस अवस्था को कहा जाए डाइकैरियन, दो केंद्रक होने के कारण डाइकैरियन अवस्था। डाइकैरियोटिक फेज भी इसको कहा जाता है, द्विकेंद्र की अवस्था है एक कोशिका में। और नेक्स्ट चरण है कैरियोगेमी, दोनों केंद्रकों का आपस में फ्यूजन हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होगा कि इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा और 4 से 8 एस्क्योस्पोर बन जाएंगे। यहाँ पर 8 एस्क्योस्पोर बन जाते हैं। ये 8 एस्क्योस्पोर बन गए। एस्क्योस्पोर एक केंद्र की है, 1 2 3। एस्क्योस्पोर एक केंद्र की होते हैं, हाइलिन का छाप दिखाई देते हैं। और यहाँ एस्कस में ढक्कन भी पाया जाता है इसके ऊपर थोड़ा सा, एस्कस में, जो इसको निकलने में सहायता प्रदान करते हैं एस्क्योस्पोर को। तो ये बन गए एस्क्योस्पोर 8 एस्कोस्पोर, 8 एस्क्योस्पोर बन गए। तो इस प्रकार से ये जो एस्क्योस्पोर बने हैं, इसी इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर जो स्ट्राइल कवक तंतु वो इसके चारों ओर से घेर लेते हैं। ये पूरी संरचना बन गई। तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? इसमें एस्क्योस्पोर होते तो कहा जाता है पेरिडियम, फलन की बॉडी, भित्ति। पेरिडियम बन गया, ये इसकी भित्ति है। स्टाइल कवक तंतु इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। जिस प्रकार से फल के अंदर बीज होते हैं तो फल, बीज किससे प्रोटेक्टेड है? फल के द्वारा, फल उसको चारों ओर से घेरे हुए है। इसी प्रकार से ये जो एस्क्योस्पोर बीज जैसी संरचना है, इसको चारों ओर से घेरने वाली जो फलन का है, फ्रूटिंग बॉडी है, उसको कहा जाएगा एपोथीसिया। इसकी जो भित्ति है इसको पेरिडियम कहा जा रहा है यहाँ पर। और इसमें बीच बीच में क्या पाए जाएंगे? स्टाइल कवक तंतु पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है पैराफाइसिस, पैराफाइसिस कहा जाता है। इस प्रकार से एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर 1 से 4 तक एस्कस हो सकते हैं। 1 से 4 तक एस्कस बन जाएंगे, एस्कस बन गए। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीशियम की, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देती है, कफनुमा संरचना दिखाई देती है। पूरी जो भित्ति है इसको कहा जाएगा पेरिडियम, इसकी बाहर की जो पूरा फल आवरण है पेरिडियम है। और यहाँ पर जिसमें कि एस्कस और एस्कोस्पोर बन रहे हैं, ये एस्कस और ये पैराफाइसिस, इस वाले पार्ट को जिसके अंदर एस्कस बनेंगे, एस्कोस्पोर और पैराफाइसिस होते हैं, इस पूरे पार्ट को तीनों को, दोनों को मिला के कहा जाता है हाइमीनियम, हाइमीनियम कहा जाता है। ये हाइमीनियम है। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, जहां पर एस्कस और पैराफाइसिस लग रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी, फलन वाला पार्ट है, फ्रूट वाला पार्ट है, और ये जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है पूरा का पूरा, इसको कहा जाएगा हाइमीनियम। और इसके नीचे जो होता है इसको कहा जाता है, जैसे जो कवक तंतु नीचे लगे हुए होते हैं इसके नीचे, इसको कहा जाएगा सब हाइमीनियम कह सकते हैं, सब हाइमीनियम या हाइपोथीशियम भी इसको कहा जाता है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, सब हाइमीनियम और हाइपोथीशियम इसको कहा जाता है। ये नीचे वाला पार्ट है। तो हाइमीनियम में क्या है? एस्कस और पैराफाइसिस वाला पार्ट है। सब हाइमीनियम, इसके नीचे जो कवक तंतु है, पूरा जाल लग रहा है कवक तंतुओं का, जो कि दिखाई नहीं देता, नीचे होता है उसका, वो कहलाएगा सब हाइमीनियम। और इसकी जो भित्ति है, ये वाली जो आउटर लेयर है, इसको कहा जाता है एस्पुलम, एस्टिपुलम, एस्टिपुलम कहा जाएगा। तो ये हो गई इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है एपोथीशियम की।
तो एपोसिस्टम किस प्रकार का है? कफनुमा संरचना में है। इसके अंदर एस के स्पोर पैराफाइटिस पाए जाएंगे। उसके नीचे का जो कवक तंतु है, ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा सब हाइमीनियम या हाइपोथीशियम। और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है पेरिडियम, इसकी सबसे आउटर लेयर है, ये कहलाएगी एक्सिपुलम। तो ये पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल है पेजाइजा का। तो पेजाइजा को कब फंजाई कहा जा रहा है? सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है, लट्ठों पर जो नस्ट है, लकड़ी के लट्ठे होते हैं पुराने, बरसातों में देखते हैं आप, उनके ऊपर वो कब जैसी संरचना दिखाई दे, फफूंदी की। तो ये पूरी की पूरी क्या दिखाई देगी? फ्रूटिंग बॉडी है ऊपर की, जबकि कवक तंत्र इसके जस्ट नीचे होता है। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो किस प्रकार की है? एपोथीशियम की है। लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इसमें वही सोमेटिक हाइफी, दो कवक तंतु आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा, सोमेटोगेमी की क्रिया होगी और एक पेयर्ड न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियस बन गए, यहाँ से सैकनुमा संरचना बन गई, थैलेनुमा, जिसको एस्कस कहा जा रहा है। दोनों केंद्र किसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे? एस को जीनस हाइफी, एस्कस को बोल रहा है, दोनों केंद्र किसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर केरोगेमिक क्रिया होती है और दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, द्विगुणित केंद्र बन जाता है। ये जो द्विगुणित केंद्रक में नेक्स्ट प्रोसेस है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो है 8 एस्कोस्पोर बन गए एस्कस के अंदर। तो एक एस्कोकार्प के अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर 1 से 4 तक एस्कस हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 एस्कस है और एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर। तो यहाँ 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, 1 2 3 4, ये 8 बन गए। और प्रत्येक जो एस्कोस्पोर वो एक केंद्र की होगा, हाइलिन का छाप दिखाई देता है, रंगीन का हो सकता है, नीला काला हो सकता है। और यहाँ पर ऊपर इस पे एस्कस के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है ताकि एस्कोस्पोर वातावरण में मुक्त हो जाए। और प्रत्येक एस्कस के बीच बीच में कवक तंतु पाए जाते हैं, जिनको पैराफाइसिस कहा जाता है। तो ये है उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी और फंजाई के बारे में। तब तक थैंक